नमस्कार दोस्तों। हाल ही में हमें स्पेन में अभी एक माइग्रेशन क्राइसिस देखने को मिला जिसमें स्पेन के क्वेटा क्षेत्र में हज़ारों प्रवासियों ने प्रवेश करने का प्रयास किया और इस प्रयास में बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई और स्पेन की जो सेना है उन्होंने भी क्वेटा क्षेत्र में अपनी तैनाती को मजबूत की। लेकिन केवल ये स्पेन का क्राइसिस नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ने इसको पूरे यूरोप के लिए सीमा सुरक्षा का एक मुद्दा माना है। तो आज के सेशन में हम इसे स्पेन माइग्रेशन क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 60,000 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मोरक्को से स्पेन पहुंचने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल फैक्टर है या फिर इसके पीछे जो बढ़ती हुई वैश्विक असमानता है उसका एक रोल है? इसके अलावा आज के सेशन में हम माइग्रेशन के स्टैटिक पोर्शन को समझेंगे कि आखिरकार माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्यों होता है? इसके लिए कौन-कौन से फैक्टर काम करते हैं? इसमें एक पुश फैक्टर होता है जो लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर करता है और एक पुल फैक्टर होता है जो लोगों को आने के लिए या आकर्षित करता है। तो हम इस पूरे क्राइसिस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि स्पेन में ये जो माइग्रेशन का क्राइसिस है ये पहली बार आया है। मोरक्को से पहले भी कई सारे मामले हमें ऐसे देखने को मिले हैं जहां पे कई सारे शरणार्थियों ने मोरक्को से स्पेन में घुसने की कोशिश की है। लेकिन आखिरकार इस बार ये संकट क्यों बढ़ा है तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बार इस संकट के बढ़ने के पीछे कई सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर एक भ्रामक जानकारी फैली कि अगर इस समय अगर आप स्पेन पहुंच जाएंगे तो स्पेन आपको वापस नहीं भेज सकता। अब इस भ्रामक जानकारी का फ़ायदा उठा के जो मानव तस्कर हैं, जो कि लोगों को मोरक्को से स्पेन पहुंचाने के लिए तस्करी करते हैं, उन्होंने इस अफ़वाह का लाभ उठाया। इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसे ऐंठे और उन्होंने लोगों को ये कहा कि अगर इस समय मैं आपको स्पेन पहुंचा देता हूं तो स्पेन आपको वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, उसकी गलत जो व्याख्या की गई, उसने भी इस अफ़वाह को फैलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इस संकट को बहुत बड़ा बना दिया। दरअसल स्पेन में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति स्पेन में आता है, तो उसको तुरंत वापस नहीं भेजा जाएगा। पहले इस बात की कानूनी जाँच की जाएगी कि वो व्यक्ति अवैध रूप से आया है या वैध रूप से आया है। क्योंकि स्पेन में आने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्पेन का वीज़ा लेकर जा सकते हैं, आप शेंगेन वीज़ा लेकर जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन की बहुत गलत तरीके से व्याख्या की गई और एक अफ़वाह के तौर पे ये मतलब सोशल मीडिया पे ये जानकारी फैल गई कि अगर अभी आप स्पेन जाते हैं तो स्पेन आपको वापस नहीं भेज सकता है। और इसके अलावा मोरक्को और स्पेन के बीच में जो समन्वय था वो भी कमज़ोर रहा। तो इन सारे कारणों ने इस पूरे संकट को बहुत ज़्यादा गहरा बना दिया है और आज लगभग 60,000 जो अवैध प्रवासी हैं वो स्पेन के तट पर अपने जान जोखिम में डालकर पहुँच गए हैं और वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, ये आगे की एक और समस्या को जन्म देगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो क्राइसिस है, ये केवल स्पेन का नहीं है। क्यों क्यों मैं आपको समझाता हूँ। क्वेटा और मेलीला, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो अफ्रीका में है लेकिन स्पेन के क्षेत्र हैं। आप इस मैप में आप देख सकते हैं। ये क्वेटा है और ये आपका मेलीला है। ये दोनों के दोनों अफ्रीकन मेनलैंड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके बगल में आप देख सकते हैं मोरक्को, जो कि एक अफ्रीकी देश है। तो ये दोनों के दोनों क्षेत्र हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लेकिन हैं किसके? ये स्पेन के क्षेत्र हैं। अब ये जो क्वेटा और मेलीला है, ये स्पेन की सीमा नहीं है, लेकिन ये शेंगेन एरिया एक कॉन्सेप्ट है। अभी अब मैं आपको बताऊंगा यूरोप में ये शेंगेन एरिया की सबसे बाहरी सीमा है, क्योंकि शेंगेन एरिया में स्पेन भी शामिल है और चूंकि इस पे स्पेन का अधिकार है, तो ये जो क्वेटा और मेलीला है, ये शेंगेन एरिया की सबसे बाहरी सीमा बनाते हैं। और यही वजह है कि अगर कोई क्वेटा में मान लीजिए घुस जाता है तो क्वेटा के माध्यम से वो मेन स्पेन में चला जाएगा। स्पेन के माध्यम से वो पूरे के पूरे शेंगेन एरिया में चला जाएगा और फिर शेंगेन एरिया के माध्यम से वो पूरा पूरा यूरोप में घुस सकता है। तो केवल स्पेन का जो माइग्रेशन क्राइसिस है, वो पूरे के पूरे यूरोप में एक नए क्राइसिस को जन्म दे सकता है। मान लीजिए ना कि कोई आतंकवादी ही है, अगर वो क्वेटा के माध्यम से स्पेन में घुस गया, तो ये आतंकवादी स्पेन के माध्यम से फिर दूसरे देशों में जा सकता है जो भी शेंगेन एरिया के देश हैं। तो इस वजह से ये समस्या केवल स्पेन की नहीं है, ये घटना जो है वो पूरे यूरोप के लिए एक चिंता का विषय बन जाती है। अब ये जो क्वेटा है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्वेटा है अफ्रीका में लेकिन स्पेन का हिस्सा है और ये यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। ठीक है? इसलिए यूरोपियन यूनियन इस पूरे जो ये जो पूरा क्राइसिस है, इसको केवल स्पेन की क्राइसिस के रूप में ना देख के यूरोप के लिए एक पूरा क्राइसिस मान रहा है। और क्वेटा जो है ये आपका शेंगेन एरिया का एक्सटर्नल बॉर्डर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आप ये देख सकते हैं, ये रहा क्वेटा, ये रहा स्पेन। अब इस मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्पेन का मेनलैंड है
ठीक है? बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखने को मिलेगा और ये मोरक्को का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे बिल्कुल टिप पे आप देख सकते हैं, ये है आपका क्वेटा। यहीं पे लोग जाते हैं और फिर यहाँ से स्पेन के मेनलैंड पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा क्राइसिस है वो शुरू हुआ है। इसलिए क्वेटा जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि शेंगेन एरिया क्या है, शेंगेन क्षेत्र क्या है या शेंगेन व्यवस्था क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा तभी जाके हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये जो क्वेटा है ये है तो केवल स्पेन का क्षेत्र, लेकिन इससे पूरा पूरा यूरोप क्यों चिंतित है इस पूरे क्राइसिस से, वो हम समझ पाएँगे। ये जो शेंगेन एरिया की अवधारणा है, ये क्या कहता है कि शेंगेन एरिया में जितने भी देश शामिल हैं, अभी वर्तमान में मैं अगर बात करूँ तो इसमें टोटल 29 देश शामिल हैं, जिसमें स्पेन भी है, पोर्टुगल भी है और भी कई सारे देश हैं, इटली भी है। तो शेंगेन एरिया ये कहता है कि इसमें जो भी देश शामिल है, वो अपने अंदर की सीमा को समाप्त कर देंगे, इंटरनल बॉर्डर को ओपन कर देंगे और एक्सटर्नल बॉर्डर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो मान लीजिए ये एक पूरा का पूरा शेंगेन एरिया है, इसमें ये एक देश है, ये देश है, ये देश है, ये देश है। तो शेंगेन एरिया का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आप इस देश में आ गए, तो इस देश से इस देश में जाने के लिए आपको एक अलग वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस शेंगेन वीज़ा को ही ले लिया है, तो शेंगेन वीज़ा के माध्यम से शेंगेन एरिया के सारे देशों में मतलब मोस्टली देशों में आप जा सकते हैं बिना किसी दूसरे वीज़ा के। तो इसमें ये जो शेंगेन क्षेत्र है, ये इंटरनल बॉर्डर को नहीं बनाता है, एक तरीके से नहीं मानता है और इसी वजह से ये जो पूरा क्राइसिस है, ये पूरे यूरोप के लिए चिंता का विषय बन गई है क्योंकि ये जो प्रवासी हैं वो घुसेंगे तो सबसे पहले स्पेन में, लेकिन स्पेन के माध्यम से ये धीरे-धीरे इटली में घुस सकते हैं। ये धीरे-धीरे पुर्तगाल में घुस सकते हैं, ये धीरे-धीरे फिर जर्मनी में घुस सकते हैं और ऐसा कर के ये पूरे के पूरे यूरोप में धीरे-धीरे फैल सकते हैं क्योंकि शेंगेन एरिया में किसी भी प्रकार की हमें इंटरनल बाउंड्री देखने को नहीं मिलती। और अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा कि इटली ने जो शेंगेन वीज़ा है, उसको थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया है ताकि ये जो प्रवासी हैं, वो स्पेन के माध्यम से इटली में ना घुसें, वरना फिर एक नई क्राइसिस और जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये शेंगेन एरिया है। अब शेंगेन वीज़ा और स्पेन माइग्रेशन क्राइसिस, इन दोनों को हमें साथ में समझने की ज़रूरत है। माइग्रेशन क्राइसिस का सीधा-सीधा संबंध शेंगेन वीज़ा से नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। शेंगेन वीज़ा जो है वो एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से शेंगेन एरिया के एरिया में जितने भी देश हैं, उसमें लोगों को कानूनी प्रवेश दिया जाता है। इसको दूतावास द्वारा जारी किया जाता है, पर्यटन के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से या शिक्षा के उद्देश्य से ये जो शेंगेन वीज़ा है, ये जारी किया जाता है। ये जो स्पेन माइग्रेशन है, ये एक प्रकार का इल्लीगल माइग्रेशन है। ऐसा नहीं कि ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं, ये शेंगेन वीज़ा लेकर आए हैं, ये इल्लीगली आए हैं यहाँ पे और ये इर्रेगुलर एंट्री को दिखा रहा है। इसमें स्मगलिंग भी की जा रही है। मैंने आपको बताया कि जो मानव तस्कर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को क्वेटा के इस तट पर पहुँचाने की कोशिश की, है ना? तो इस तरीके से शेंगेन वीज़ा इसका और माइग्रेशन क्राइसिस ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसको आप एक-दूसरे से जोड़ के ना देखें। मतलब शेंगेन वीज़ा की वजह से ये माइग्रेशन का क्राइसिस आया है, ऐसा आप ना समझें। लेकिन जो शेंगेन एरिया का कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से ये जो क्राइसिस है, वो पूरे यूरोप के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो शेंगेन वीज़ा लेकर अगर कोई भी व्यक्ति आता है, तो वो कानूनी रूप से पूरे शेंगेन एरिया में यात्रा कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर कोई अवैध रूप से भी किसी तरीके से शेंगेन एरिया में मान लीजिए पहुँच गया, तो उसके लिए बाकी दूसरे शेंगेन देशों तक पहुँचने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? और इसी वजह है कि स्पेन की जो सीमा है, वो पूरे यूरोप की सीमा मानी जाती है और जो शेंगेन एरिया के देश हैं, वो एक्सटर्नल बॉर्डर को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की बात करते हैं क्योंकि अगर इस एक्सटर्नल बॉर्डर को पास करके कोई भी शेंगेन एरिया में पहुँच गया, तो यहाँ से वो बाकी सारे देशों में पहुँचने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये संबंध अगर आपने समझा होगा, तो ये अच्छी बात है। फिर इसके बाद स्पेन इतना संवेदनशील क्यों है इस पूरे मामले में? तो अगर हम यूरोप में प्रवेश करने के 3 मुख्य द्वार के बारे में देखें, तो उसमें पहला तो स्पेन है, दूसरा इटली है, तीसरा ग्रीस है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे यूरोप में एंट्री करना है, तो आप या तो ग्रीस के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर इटली के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर स्पेन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन तीनों फ्रंट लाइन स्टेट्स के माध्यम से आप यूरोप में एंट्री कर सकते हैं और इसलिए इनको फ्रंट लाइन स्टेट्स कहते हैं और इन तीनों पे ही पूरा का पूरा जो शेंगेन व्यवस्था है, वो निर्भर करता है। तो अगर स्पेन में कोई भी क्राइसिस आता है, तो स्पेन की जो संवेदनशीलता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्राइसिस पूरे के पूरे यूरोप में फैल सकता है। इसीलिए जो बाकी देश हैं, उन्होंने भी इस क्राइसिस पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र बनाए रखी है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा क्राइसिस था, जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अब ज़रा हम इस पूरे मुद्दे के स्टैटिक को समझते हैं कि आखिरकार माइग्रेशन वास्तव में है क्या? ये जो माइग्रेशन है अभी स्पेन से मोरक्को से जो स्पेन में हो रहा है, इस माइग्रेशन के पीछे की असली वजह क्या है? अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारी ये जो क्लास है वो अधूरी हो जाएगी। माइग्रेशन का मतलब होता है सिंपल सा, एक जगह से दूसरी जगह पर अलग-अलग कारणों से जाना। अगर आप भारत में रह रहे हैं,
भारत से अगर आप मान लीजिए यूएसए जाना चाहते हैं, आप शिक्षा के उद्देश्य से भी जा सकते हैं, आप रोज़गार के उद्देश्य से भी जा सकते हैं। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, तो हम इसको माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन दरअसल 2 प्रकार के होते हैं। माइग्रेशन देश के अंदर भी हो सकता है, जैसा हमें बिहार और यूपी से हमारे देश के अन्य अलग-अलग राज्यों में देखने को मिलता है, तो हम इनको अंतर्देशीय माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर देश से बाहर हम देखते हैं कि हमारे देश के लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो एक माइग्रेशन इस तरीके का होता है। और बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो शिक्षा तो हमारे यहाँ पे ग्रहण करते हैं और वो चले जाते हैं इंडिया में। उन्होंने क्या किया, शिक्षा ग्रहण किया, कैपेबल बन गए, योग्य बन गए और फिर अपनी सेवा देने के लिए वो दूसरे देश चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो हम इसको माइग्रेशन नहीं, हम इसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन, इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है, हालाँकि दोनों एक-दूसरे से रिलेटेड भी हैं। तो इस चीज़ को आप डिफरेंशिएट करके देखें। तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पर अलग-अलग कारणों से जाना। और माइग्रेशन अलग-अलग तरीकों से हो सकता है। माइग्रेशन रेफ्यूजी के तौर पे भी हो सकता है। हो सकता है एक देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा युद्ध चल रहा हो, जैसे कि अभी आप देख लें ईरान है। तो ईरान से अगर कोई देश दूसरे देश में जाना चाहता है तो वो रेफ्यूज लेगा, है ना? वो रेफ्यूजी के तौर पे, यानी कि शरणार्थी के तौर पे वो दूसरे देश में जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का माइग्रेशन है। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल असाइलम माँगते हैं, यानी कि अपने देश में राजनीतिक शरण माँगते हैं। तो उस तरीके से भी माइग्रेशन होता है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक माइग्रेंट होते हैं, यानी कि आर्थिक कारणों की वजह से माइग्रेट करते हैं। और एक माइग्रेशन हमें इलीगली तौर पे दिखता है, तो ऐसे प्रवासी को हम इलीगल माइग्रेंट या फिर अवैध प्रवासी कहते हैं। अवैध प्रवासी की समस्या हमें भारत में भी कई दशकों से देखने को मिल रही है, चाहे मैं बांग्लादेश के अवैध प्रवासी की बात करूँ या फिर म्यांमार के मैं रोहिंग्यास की बात करूँ। तो ये अलग-अलग प्रकार के जो अवैध प्रवासी हैं वो भारत में भी है और पूरे विश्व में भी हमें माइग्रेशन में देखने को मिलते हैं। तो माइग्रेशन में हमें इतने तरीके के माइग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब माइग्रेशन में हमने अभी देखा कि लोग यूरोप जा रहे हैं। बहुत सारे देशों से आप देखेंगे कि लोग यूरोप जाना चाहते हैं। तो यूरोप जाने के लिए, या फिर अगर मैं नॉर्मली भी बात करूँ, तो माइग्रेशन के 2 फैक्टर होते हैं। यानी अगर लोग ए जगह से बी जगह पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर जो ए से उनको बाहर धक्का देता है, हम इनको पुश फैक्टर कहते हैं। और दूसरा फैक्टर जो बी की तरफ उनको आकर्षित करता है, इसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। तो लोग यूरोप जा रहे हैं या फिर माइग्रेशन को पुश करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उनमें सबसे पहले तो आपको गरीबी देखने को मिलेगी, बेरोज़गारी देखने को मिलेगी, गृहयुद्ध देखने को मिलेगा, राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पसंद करते हैं। खाद्य संकट हो गया, मानवाधिकार का उल्लंघन हो गया। अब जैसे आप देखेंगे सीरिया में बहुत धड़ल्ले से हमें मानवाधिकार का उल्लंघन देखने को मिलता है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ पे हमें मानवाधिकार का उल्लंघन मिलता है। तो इन सारे कारणों की वजह से लोग बाहर जाने को मजबूर होते हैं, उनको धक्का दिया जाता है। ये सारे जो कारण हैं, किसी भी व्यक्ति को एक क्षेत्र को छोड़ने के लिए धक्का देते हैं, इसलिए हम इनको पुश फैक्टर कहते हैं। वहीं कुछ पुल फैक्टर हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे आइए। उसमें आप देखेंगे कि बेहतर रोज़गार हो गया, बेहतर वेतन हो गया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, उच्च जीवन स्तर है। और हमें यूरोप में ये सारे के सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये जो पुल फैक्टर्स हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग यूरोप जाना चाहते हैं। तो माइग्रेशन के 2 फैक्टर काम करते हैं। एक तो पुश फैक्टर जो लोगों को किसी भी क्षेत्र को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, और दूसरा पुल फैक्टर जो लोगों को अपने यहाँ पे आकर्षित करते हैं। तो ये दोनों ही फैक्टर ज़िम्मेदार हैं किसी भी माइग्रेशन के लिए। तो अब ये जो हमें स्पेन का माइग्रेशन का जो क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इस माइग्रेशन की क्राइसिस की जड़ में जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लोबल इनइक्वालिटी। ऐसा नहीं है कि मोरक्को के लोग खुश नहीं हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मोरक्को के लोग अगर स्पेन में जाना चाहते हैं तो उसके पीछे की बड़ी वजह है ग्लोबल इनइक्वालिटी। अगर आप पूरे विश्व में देखें तो आय की असमानता आपको देखने को मिलेगी। जो अब वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स आता है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें पूरे विश्व के कुछ प्रतिशत लोगों के पास पूरे वेल्थ का लगभग 90% से ज़्यादा संकेंद्रित है। शिक्षा में हमें असमानता देखने को मिलेगी अलग-अलग देशों में, यहाँ तक कि देश के अलग-अलग राज्यों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं की असमानता देखने को मिलेगी। तो इन सारी असमानताओं से निजात पाने के लिए लोग सीमाएँ पार करते हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हैं ताकि वो दूसरी जगह जाएँ तो उनका जीवन स्तर अच्छा हो सके, उनको बेहतर आय हो सके, उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सके। तो ये जो पूरी समस्या हमें देखने को मिल रही है, इसकी जड़ में आप देखेंगे वैश्विक असमानता है, ग्लोबल इनइक्वालिटी है। इसलिए कहा जाता है कि माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटी। ग्लोबल इनइक्वालिटी का मूवमेंट है माइग्रेशन, और कुछ नहीं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आपने समझा होगा। अब इस क्राइसिस के जड़ में जो हमें स्पेन में देखने को मिल रहा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम डेमोग्राफिक पैराडॉक्स कहते हैं। इसको हम जनसांख्यिकीय विरोधाभास कहते हैं। ये क्या है?
ये जो क्राइसिस है इसमें 2 महादेश शामिल हैं। एक है यूरोप, दूसरा है अफ्रीका। जो यूरोप महादेश है, वहाँ पे आपको अभी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध होती नज़र आएगी। उसकी वजह से वहाँ पे श्रम की उपलब्धता कम हो रही है, लेबर शॉर्टेज हो रहा है। अब श्रम की उपलब्धता एक तरफ कम हो रही है, दूसरी तरफ वर्कर्स अभी भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यूरोप को ये वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं और वो इलीगल माइग्रेशन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अफ्रीका है, जहाँ पे यंग पॉपुलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इस यंग पॉपुलेशन के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो बेरोज़गारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और बेरोज़गारी की वजह से एक पुश फैक्टर जो है वो काम कर रहा है और वहाँ के लोगों के ऊपर माइग्रेशन का प्रेशर पड़ रहा है। तो एक तरफ एक महादेश जिसको लेबर की ज़रूरत है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेशन स्वीकार कर नहीं रहा। दूसरी तरफ एक ऐसा महादेश है जहाँ पे लेबर बहुत है, लेकिन वहाँ पे रोज़गार नहीं है और यहाँ से बाहर जाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। तो ये स्वीकार करना नहीं चाहता, ये बाहर भेजना चाहता है। तो ये एक विरोधाभास हमें इस पूरी क्राइसिस में नज़र आता है। तो ये जो माइग्रेशन था उसमें हमने डेमोग्राफिक इस पैराडॉक्स को समझा। अब माइग्रेशन का क्लाइमेट चेंज से भी हमें हाल में रिलेशन निकल के देखता हुआ हम देखते हैं। माइग्रेशन का क्लाइमेट चेंज से क्या संबंध है, इसको ज़रा समझिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देखते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें सूखा बढ़ता हुआ दिखता है, खाद्य असुरक्षा हमें देखने को मिलती है, लोगों की फसलें खराब हो रही हैं। फसलें खराब होंगी तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हमारी खाद्य पदार्थ हैं, उनकी मात्रा में कमी आएगी। खाद्य पदार्थ की मात्रा में कमी आएगी तो हमें फूड क्राइसिस देखने को मिलेगा। जो लोग हैं, उनका लाइवलीहुड खतरे में आ जाएगा। अब फसल जब खराब हो जाएँगे, फसल अच्छे से उगेंगे ही नहीं, तो फिर उनका लाइवलीहुड तो छिन जाएगा। वो फसल क्यों उगाएँगे? वो दूसरे कामों में लग जाएँगे। तो बहुत लोगों का जो जीविका का साधन है, वो भी छिन रहा है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्लाइमेट चेंज से जो सूखा बढ़ रहा है, जो खाद्य की असुरक्षा बढ़ रही है, लोगों की जीविका के साधन छिन रहे हैं, इन सब की वजह से माइग्रेशन हो रहा है। और भविष्य में मैं आपको बता देता हूँ कि क्लाइमेट माइग्रेशन भविष्य का एक सबसे बड़ा वैश्विक मुद्दा बन सकता है। अभी आप देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो गर्मी बढ़ रही है, उस गर्मी की वजह से जो समुद्र का जल स्तर है, वो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है और इस जल स्तर के बढ़ने से जो तटीय क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो जलमग्न हो रहे हैं। तो वो तटीय क्षेत्र से आप देखें तो मुख्य भूमि की तरफ भी माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये भी आप देखें तो माइग्रेशन के पीछे का एक फैक्टर काम कर रहा है। तो अब माइग्रेशन में जो पुल फैक्टर था और जो पुश फैक्टर था, उसमें हमने पुल फैक्टर में तो देखा कि अच्छी-अच्छी बातें थी, लेकिन पुश फैक्टर में अब आप देखेंगे क्लाइमेट चेंज भी एक पुश फैक्टर बनता जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अलग-अलग परिवर्तन हमें होते हुए दिख रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो माइग्रेशन का क्लाइमेट चेंज से भी जो संबंध है, वो हमने देखा। अब आजकल क्या है कि माइग्रेशन को एक जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। माइग्रेशन शुरुआत में एक ह्यूमैनिटेरियन इश्यू था, एक मानवाधिकार का इश्यू था। लेकिन अब ये एक फॉरेन पॉलिसी का टूल बन चुका है। कैसे, मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप बेलारूस और पोलैंड की बात करें, तो बेलारूस जो है, यहाँ पे क्या है कि मिडल ईस्ट के लोगों को बहुत सारा वीज़ा दिया गया था और ये मिडल ईस्ट के लोग पोलैंड के माध्यम से यूरोपीय यूनियन में घुसना चाहते थे। तो बेलारूस ने इन मिडल ईस्ट के लोगों को बहुत सारा वीज़ा देकर दरअसल यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी टूल के रूप में बेलारूस ने माइग्रेशन का इस्तेमाल किया, ताकि पोलैंड और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सके, एक दबाव बनाया जा सके। उसी तरीके से आपको तुर्की और यूरोपियन यूनियन के बीच भी देखने को मिलेगा। तुर्की ने लगभग 40 लाख शरणार्थियों को अपने यहाँ पे जगह दी, ठीक है? इसमें से आप देखेंगे तो मुख्यतः सीरिया के शरणार्थी थे। अब ये जो शरणार्थी है, इसको तुर्की की सीमा लगती है यूरोपियन यूनियन से। तो अगर ये जो शरणार्थी है वो यूरोपियन यूनियन में घुस जाएँगे, तो यूरोपियन यूनियन में एक अलग तरीके की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को क्या किया, कुछ आर्थिक सहायता देने पर मंजूरी दी। एक आर्थिक सहायता तुर्की को प्रदान करेगा यूरोपियन यूनियन, और बदले में तुर्की क्या करेगा कि जो भी माइग्रेशन करके आए हुए लोग हैं, जो भी शरणार्थी हैं तुर्की में 40 लाख, उसको वो अपनी सीमा में ही रखेगा। तो यहाँ पे तुर्की ने क्या किया, एक नेगोशिएशन टूल के तौर पे यहाँ पे माइग्रेशन को इस्तेमाल किया, ठीक है? फिर लीबिया और इटली के संबंध में भी हमें ये देखने को मिलता है कि लीबिया से बहुत सारे शरणार्थी इटली में घुसना चाहते हैं, मेडिटेरेनियन के माध्यम से, भूमध्य सागर के माध्यम से। तो यहाँ पे भी हमें एक अब देखें तो जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे लीबिया इसका माइग्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है। हमें अभी वर्तमान में मोरक्को और स्पेन की समस्या देखने को मिल रही है। भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें, तो भारत में भी कई तरीके के आप देखने को माइग्रेशन के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो म्यांमार के रोहिंग्या का हमने समस्या देखा था। इसके अलावा बांग्लादेश से अवैध प्रवासी हमने देखा।
फिर उसके अलावा हमने 1983 में, माफ़ कीजिएगा, श्रीलंका से जो तमिल शरणार्थी हमारे देश में आ रहे थे, उस तमिल शरणार्थी का हमने संकट देखा था, जिसके जिसकी वजह से हमारे देश में जो राजीव गांधी थे, उनकी हत्या हो गई थी। तो भारत भी कई सारे इन समस्याओं से गुज़र रहा है। तो माइग्रेशन अब केवल ह्यूमैनिटेरियन इश्यू नहीं रह गया है, अब इसको एक जियोपॉलिटिकल वेपन के तौर पे भी कई सारे देश इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये मेरी यही कोशिश थी कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ। इसके अलावा अगर हम माइग्रेशन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, तो इसका सबसे पहले तो इसमें आपको कई सारे सिद्धांत निकल के आते हैं, जिसमें एक नॉन रिफोलमेंट का सिद्धांत है। उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उत्पीड़न का वास्तविक खतरा हो और वो किसी दूसरे देश में प्रवास कर गया हो, तो उसको जबरन वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। अगला इसमें आपको रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 देखने को मिलेगा। भारत इसका पक्षकार नहीं है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो भारत इसका पक्षकार नहीं है, और ये जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है, ये शरणार्थियों के अधिकारों का आधार है। शरणार्थियों को ये कई तरीके के अधिकार प्रदान करता है। तो भारत में अगर कोई भी शरणार्थी आता है, तो भारत इसलिए नहीं उनको अपने यहाँ पे शरण देता कि वो रिफ्यूजी कन्वेंशन का भारत ने उस पे हस्ताक्षर किया, बल्कि भारत मानवाधिकार के आधार पर, मानवीय आधार पर उनको अपने यहाँ पे शरण देता है। आपने दलाई लामा का नाम ज़रूर सुना होगा। ये दलाई लामा तिब्बत से हमारे यहाँ पे आए हुए शरणार्थी ही हैं। इनको भारत ने शरण दिया था, इसकी वजह से चीन के साथ हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ा था। तो ये कई तरीके के शरणार्थी भारत में आते हैं, जिसको भारत शरण देता है, और उसकी वजह ये नहीं है कि भारत ने रेफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षर किया है, बल्कि भारत मानवीय आधारों पर उनको अपने यहाँ पे शरण देता है। इसके अलावा मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा जो है, वो भी प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल अधिकारों की रक्षा की बात करती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इसमें जो प्रवास करके लोग आते हैं, जो माइग्रेट करके लोग आते हैं, उनके भी अधिकार इसमें शामिल हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अब भारत के लिए इस पूरे स्पेन के माइग्रेशन क्राइसिस से क्या सीख है? तो भारत की सीमाएँ भी कई सारे देशों से मिलती है, बांग्लादेश के साथ मिलती है। तो बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी हमारे यहाँ पे असम में, त्रिपुरा में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो भारत, फिर इसके अलावा जो म्यांमार है, म्यांमार से हमने रोहिंग्या का संकट देखा था। फिर इसके अलावा नेपाल से भी हमारी सीमा लगती है। तो भारत भी लगातार प्रवासन चुनौतियों का सामना करता रहता है। तो हमारे लिए सीख क्या है कि केवल बाड़ हम बाउंड्री पे अगर लगा दें, तो वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ सहयोग आवश्यक है। तकनीकी सीमा प्रबंधन हम करें, वहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? वहाँ पे हम डिजिटलाइज़ेशन कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मानव तस्करी पर कठोर कार्रवाई कर सकते हैं, और जो वैध प्रवासन है, उसको हम अगर प्रोत्साहन दें, तो अवैध तरीके से जो प्रवासन होता है, उस पे रोक लग सकती है। तो भारत इस क्राइसिस से कई चीज़ें सीख सकता है। तो भविष्य की दिशा क्या हो इस पूरे क्राइसिस में? तो भविष्य की दिशा के तौर पे हम ये देखते हैं कि अगर अफ्रीका में रोज़गार नहीं बढ़ा, या फिर जलवायु परिवर्तन अगर नियंत्रित नहीं हुआ, और अफ्रीका में अगर राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, तो आने वाले दशकों में अफ्रीका से यूरोप की तरफ प्रवासन का दबाव और बढ़ेगा। ठीक है? क्योंकि अब देखें तो अफ्रीका और यूरोप, ये दो ऐसे महादेश हैं जहाँ पे हमें जनसांख्यिकीय विरोधाभास देखने को मिलता है। तो इस पूरी समस्या का समाधान केवल सीमा सुरक्षा तो नहीं हो सकती। अल्पकालिक तौर पर हम सीमा सुरक्षा कर सकते हैं, हम सर्च एंड रेस्क्यू कर सकते हैं, मानव तस्करी पर कार्रवाई कर सकते हैं, और राहत शिविर लगा सकते हैं। लेकिन हमें मध्यम अवधि में और दीर्घकालिक तौर पर भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। मध्यम अवधि में हम ये कदम उठा सकते हैं कि हम कानूनी प्रवासन का मार्ग एक दे सकते हैं। इसके अलावा शरण की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है, और यूरोपियन यूनियन देशों के बीच में जिम्मेदारी का समान बंटवारा किया जा सकता है। जिस तरीके से अभी इटली ने क्या किया कि शेंगेन वीज़ा को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया, और अपना हाथ इस पूरी क्राइसिस से खींच लिया ताकि अपने देश को बचाया जा सके, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनके बीच में ज़िम्मेदारी का समान रूप से बँटवारा किया जाए। इस क्राइसिस को अगर सारे देश मिलकर हैंडल करते, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। दीर्घकालिक उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं कि अफ्रीका में रोज़गार सृजन करें, ताकि यहाँ से जो पुश फैक्टर काम कर रहा है, वो पुश फैक्टर थोड़ा कमज़ोर पड़े। इसके अलावा हम शिक्षा और स्वास्थ्य में हम निवेश कर सकते हैं। जलवायु अनुकूलन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज का भी माइग्रेशन से सीधा-सीधा संबंध जुड़ गया है, ये हमने अभी देखा। हम वहाँ पे सुशासन की व्यवस्था कर सकते हैं, और क्षेत्रीय शांति के लिए काम कर सकते हैं, और इस क्षेत्रीय शांति की स्थापना के लिए जो दुनिया भर के बड़े-बड़े संगठन हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आप देखें तो आईएमएफ हो, ये सारे संगठन अगर आपस में मिलके अफ्रीका महादेश को सुधारने की कोशिश करें, तो फिर दीर्घकालिक तौर पर ये जो अफ्रीका से यूरोप की तरफ हमें प्रवास की समस्या देखने को मिलती है, उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का क्रिटिकल एनालिसिस करें, तो हम ये देखते हैं कि स्पेन का ये जो प्रवासन संकट है, ये दर्शाता है कि 21वीं सदी की सीमाएं केवल भौगोलिक नहीं हैं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय भी हैं। यदि दुनिया केवल अपनी बाउंड्रीज को मजबूत करेंगी, लेकिन गरीबी, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन, अगर इन सारे मूल कारणों का दुनिया समाधान नहीं करेगी, तो ये जो प्रवासन का क्राइसिस है, ये जो प्रवासन का दबाव है, ये बना रहेगा। और इसलिए जो इस पूरी समस्या का समाधान है, वो दीवारों में नहीं है,
बल्कि एक वेल गवर्न्ड पार्टनरशिप में है, जिसमें यूरोप और अफ्रीका और दुनिया के बाकी देश भी और दुनिया के बाकी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी अगर आपस में मिलकर इस पूरी समस्या को हल करें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका निदान निकल सकता है। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे क्राइसिस के हर एंगल को जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया उसको आपने समझा होगा। अगर आपको ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो समझ में आया है तो आप इस मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन को लिखकर मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सवाल है कि स्पेन प्रवासन संकट ने यूरोपीय संघ की मुक्त आवाजाही की अवधारणा और बाह्य सीमा प्रबंधन के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर किया है। समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं और आंसर लिख के आप मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। अगर इस सेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों जाने से पहले एक बार फिर से बस याद दिला दूं, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपकी तरह किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।